टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स अगस्त 2024 की। गाइस आज हमारा लास्ट टॉपिक था स्कीम्स का। लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और पूरी ही लास्ट 2 इयर्स की वीडियोस प्लेलिस्ट में आपके लिए तैयार हैं, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपके करंट अफेयर्स, आपके एमसीक्यूज पार्ट स्ट्रांग होंगे। और कम्युनिटी सेक्शन में डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। प्लीज़ पीएम पाठशाला का जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट आपने करना है। चैनल का टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दैट टू ऑल्सो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, वो टेलीग्राम पे डाल दी जाती हैं, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज जो हम स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट फर्स्ट स्कीम इज़ एग्री श्योर। यानी एग्री श्योर का एक फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस स्कीम। ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि ना जो भी स्टार्टअप हैं ऐसे जो कि एग्रीकल्चर में पैसा लगाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कोई रूरल एरिया में कोई ऐसा कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रिसेंटली जिस पे काम कर रही है वो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अब जो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। क्या है इसका जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना एग्री और रूरल स्टार्टअप में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये मकसद है स्कीम के तहत कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आए और हमारा एग्रीकल्चर और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उसको लेके किया जा रहा है। और इसको करने के लिए वेरियस तरह के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाए गए हैं जिसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका जो इस पूरी स्कीम का एग्री श्योर वाली का जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि ना इससे क्या होगा, जितने भी बिजनेसमैन हैं जो ये ऐसा स्टार्टअप खोल रहे हैं नया, उनको फंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको लिक्विडिटी उनकी बनी रहेगी इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। तो इनका एक्सेस इनको मिलता रहेगा और इस एक्सेस से ये फ़ायदा होगा कि इनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। तो ये सारे फ़ायदे इसके होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर देखो डर्थ का मतलब आ जाए तो इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, क्योंकि कमी थी इक्विटी डेट और फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसी के लिए इन लोगों को क्या मिल रहा है, लिक्विडिटी मेंटेन रहे। क्योंकि इनके साथ ये बड़ी समस्या आती थी कि भाई पैसा ही नहीं होता था। और आप देखो बिज़नेस में आपको डेली पैसा चाहिए रॉ मटेरियल्स के लिए, और आप तो हो भी एग्रीकल्चर में, तो यू नीड लॉट ऑफ फंड ऑन एन डेली बेसिस, ताकि आप डेली का रूटीन में अपना खर्चा चला पाओ। आपको लेबर को भी पैसा देना है, आपको रॉ मटेरियल भी स्ट्रेच कराने हैं, ख़रीदने भी हैं, इनपुट भी खरीदने हैं, मशीनें खरीदनी हैं, तो आपको डेली का पैसा चाहिए ना। क्योंकि आप डेली बेसिस पे अगर इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे बिजनेसेस के लिए इस स्कीम के तहत क्या बोला गया है कि ऐसा फंडिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। फिर तीसरी चीज़ है, हम ना यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी लाना चाहते हैं। जितने भी जो यंग युवा हैं वो क्यों गांव से शहरों की तरफ आएँ, अपने ही गांव में बहुत अच्छा बना सकते हैं वो, है ना। हाई रिस्क होती है इनके लिए, लेकिन जब ये हाई इम्पैक्ट भी पड़ेगा ना एग्रीकल्चर एग्री टेक में, इसलिए उनको भी बुलाया जा रहा है। फिर इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। किसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो लिंकेज सिस्टम है, इसको शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आज फिर बताऊंगी आपको। इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब समझते हो, इंडस्ट्रीज़ का आपस में कनेक्शन, ताकि वो आउटपुट को यूज़ कर पाएँ, इनपुट प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये मतलब होता है आपका फॉरवर्ड लिंकेज का। अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड लिंकेज का एग्रीकल्चर में मतलब, तो इसका मतलब है ऐसा चैनल जहाँ फार्मर मार्केट करता है अपने प्रोड्यूस को, यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग होती है एग्रीकल्चरल इनपुट का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो एक लॉजिस्टिक्स फर्म है,
है ना। वो क्या करेगी, एग्रीगेशन सेंटर बनाएगी, सॉर्ट करेगी, वॉश करेगी, कोल्ड स्टोर बनाएगी, चैम्बर बनाएगी, एटमॉस्फेरिक चैम्बर बनाएगी, सोलर पावर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज सिस्टम के बारे में होता है। इसको हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। अब अगर बात आती है बैकवर्ड लिंकेज की, कि बैकवर्ड का मतलब क्या है, बैकवर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है कि यानी कि इसमें कनेक्शन है फार्म्स का नॉन फार्म सेक्टर से। जैसे एग्रीकल्चर टूल होता है, टूल क्या करता है, जैसे स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप है मान लो, वो एग्रीकल्चर टूल से ही तो यूज़ करेंगी, प्लाऊ सिक्कल का इस्तेमाल करके ही तो एग्रीकल्चर करेंगी। तो एग्रीकल्चरल टूल क्या है, बैकवर्ड लिंकेज है, जिसका कनेक्शन फार्म्स और नॉन फार्म सेक्टर में होता है, जो बेसिकली आपका देखो क्या करता है, बैकवर्ड लिंकेज क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है इनपुट्स। क्या सप्लाई करता है, इनपुट सप्लाई करता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो फार्मर का ग्रुप है, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सभी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लिंकेज से चलते हैं। अब इससे क्या होगा, इस वाली स्कीम से क्या होगा, फर्म प्रोड्यूस का जो भी वैल्यू चेन सिस्टम है वो और अच्छा होता चला जाएगा, नए 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 एंटरप्रेन्योर जुड़ेंगे और एग्रीकल्चर का बिजनेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि ये और ज़्यादा प्लेयर्स को लाएगा फार्म रिलेटेड इकोसिस्टम में, ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सेस मिले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, मशीन्स का। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे में क्या होगा, ऐसा इकोसिस्टम तैयार होगा जिसमें एग्री स्टार्टअप जितने भी हैं उनको एक मशीन, ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह देखने को मिलेगी। और उसके बाद क्या फ़ायदा होता है, टू क्रिएट, इससे आपको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी फॉर द टेक्निकली क्वालिफाइड रूरल एंड अर्बन यूथ। कह रहा इससे जो बच्चे नए नए अभी पढ़ के आए होंगे उनको भी तो जॉब्स का करने का मौका मिलेगा, वो एग्रीकल्चर में बिजनेस कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में कुछ अच्छे स्टार्टअप्स खोल पाएंगे। ये सारा मकसद है इस स्कीम के लाने का। लेकिन ये फंडिंग कौन कर रहा है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, इसका कहाँ से आया, तो हमने पढ़ लिया, मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज़ वर्किंग फॉर इट। पर ये कब अनाउंस हुआ, ये 2022-23 के बजट में ये वाली स्कीम अनाउंस हुई थी। इसका मकसद है इनोवेटिव सपोर्ट देना, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देना, हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ पे काम करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाबार्ड इसको लेके काम कर रही हैं। 750 करोड़ का टोटल कॉर्पस है इसके अंदर। फंड जो रजिस्टर किया गया है कैटेगरी 2 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। सेबी के साथ ये अनाउंस किया गया है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस फंड को, ऑल्टरनेटिव फंड को बेसिकली रजिस्टर करके इसमें 750 करोड़ रुपए का एक फंडिंग कॉर्पस दिया जाएगा। तो याद रखना है स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन सी है, टोटल कॉर्पस कितना है, एम क्या है, ठीक है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जो ये एग्री श्योर फंड है उसके लिए मैं आपको बता दूं, उस फंड के लिए स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट जो एग्री श्योर फंड का है वो कैसे कैसे होगा। तो कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, नाबार्ड और आपका बैंक्स वगैरह के थ्रू पूरा ये आप समझ लो 250 करोड़ रुपए ले रहे हैं, इसी से 750 करोड़ होगा। और फंड मैनेज कौन करेगा, तो मैंने आपको बताया है नैब वेंचर्स। ठीक है, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है एग्री श्योर फंड का जो ऐसे वर्क करेगा। अच्छा, इस फंड में भी 2 तरह की स्कीम्स हैं, ध्यान रखना। कितनी तरह की हैं, 2 तरह की स्कीम्स हैं। एक एग्री श्योर FOF स्कीम है, एक एग्री श्योर डायरेक्ट स्कीम है। ये दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ें कर क्या रही हैं। तो यहाँ पर ये बोलता है कि देखो जी FOF में यानी कि आपका ऐसी फंड ऑफ फंड कहते हैं इसको। FOF का मतलब क्या होता है, फंड्स ऑफ फंड, जैसे ठीक है अदर देन म्यूचुअल फंड, जैसे कि स्कीम जो भी इन्वेस्ट करती है ना स्कीम्स में, सेम म्यूचुअल फंड में अदर म्यूचुअल फंड के अलावा। इससे क्या होता है, इससे ना इन्वेस्टर को पता है कि उसका डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको ये श्योरिटी रहती है यार अगर एक फंड डूबा तो पोर्टफोलियो तैयार करा रहता है, 10 कंपनी में आपके शेयर्स, आप पैसा लगा रहा है आपका, ठीक है ना, जो भी आपका एंजल ब्रोकर है या जो भी आप ब्रोकर से आपने करवाया है। अब देखो एग्री श्योर FOF फंड ऑफ फंड जो स्कीम है इसमें 2 कैटेगरी हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की।
इससे क्या होगा, स्टार्टअप आपके होंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो सेबी रजिस्टर कराएगा। इसमें 450 करोड़ का आपका कॉर्पस है। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 5% ऑफ कॉर्पस कर सकते हो, यानी 25 करोड़ तक। जो भी लोअर है, या तो 5% ऑफ कॉर्पस ऑफ AIF या 25 करोड़ रुपए तक आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्रीशॉर्ट डायरेक्ट स्कीम में क्या है, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि देखो अर्ली स्टेज पर स्टार्टअप होता है ये, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहा है, 300 करोड़ का ये है। इसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिंगल स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ कर सकते हो, और बाकी जो भी रेगुलेशंस के अंदर होगा। अच्छा, इस पूरे फंड का 10 साल का है लाइफ टाइम पीरियड है, और ये एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए, ठीक है। अब इसको कराने के लिए जो बेनिफिशियरी हैं, वो कौन कौन से बेनिफिशियरी होंगे, कह रहा है जो बेनिफिशियरी है ना, जो टारगेट लोग हैं, वो हैं सपोर्ट अबाउट 85 स्टार्टअप बाय द एंड ऑफ द फंड लाइफ। टारगेट बेनिफिशियरी वो हैं जो आपके स्टार्टअप लगाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में, एग्री टेक में, फूड प्रोसेसिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में, सप्लाई चेन में, बायोटेक्नोलॉजी में, वेस्ट मैनेजमेंट में, FPO में, एग्री, ये सब में जो लगाना चाहते हैं उनके लिए ये टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर 85% स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जाएगा पूरी फंड लाइफ के एंड तक, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब 10 साल तक होते होते 85 स्टार्टअप्स तक पूरा हम चाहते हैं कि वो काम कर पाए। और इसका देखो एक मकसद और है कि जितने भी रूरल आपके यूथ है, जितने भी रिटेन करते हैं जो अभी तक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनको और बढ़ावा देना कि यंगर जनरेशन जो आ रही हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ना। देखो अभी ना हम एग्रीकल्चर से चिढ़ जाते हैं कि हम क्यों करें एग्रीकल्चर, लेकिन कह रहा है कि एग्रीकल्चर को इतनी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा कि वो डोर टू डोर स्टेप्स, जो डोर स्टेप्स तक चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, और न्यू ईयर टेक्नोलॉजी, टेक्निक एंड इक्विपमेंट एट देयर डोर स्टेप, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा यूथ को आने वाले समय में हो भी सकता है, और अभी भी कराया जाएगा जितने एग्जिस्टिंग भी हैं, ठीक है। ये है पूरी की पूरी एग्रीश्योर फंड वाली स्कीम, तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम की ओर, जिसका नाम है PM कुसुम। क्या है PM कुसुम, क्यों न्यूज़ में रही? देखो चक्कर क्या हुआ, 30 जून 2024, ठीक है, आप समझो मिनिस्ट्री द्वारा पता चला है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसमें समझो आप 4.1 लाख लोगों को 30 जून तक का डेटा है ये, फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है। कितने फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है? 4.1 लाख। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है PM कुसुम का, ये कौन सी मिनिस्ट्री लाई है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये प्रोजेक्ट है, कौन सा? PM कुसुम। लॉन्च कब हुआ? 2019 में। इसका टारगेट क्या है? सोलर कैपेसिटी को मार्च 2026 तक ऐड करते जाना है। कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% जो पैसा है वो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। एलिजिबल कौन है? इंडिविजुअल फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत, कोऑपरेटिव, वाटर यूजर एसोसिएशन, ये सभी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो कि इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहता है कि जो फार्मर अपनी आज तक इरिगेशन की प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ करे, नॉन रिन्यूएबल की तरफ ना बढ़े, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे अपने इरिगेशन पर्पस के लिए। फिर क्या कह रहा है? हाई कॉस्ट जो डीजल है उसको रिप्लेस कर कर लेस एक्सपेंसिव सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना। तीसरा काम क्या करना है? एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को रिड्यूस करना, बर्डन जो है स्टेट्स पर वो ठीक करना, फिनेंशियल हेल्थ जो डिस्कॉम्सी है उसको इम्प्रूव करना, फार्मर को जो है हेल्प करना, गेन एक्सेस टू सोलर वाटर पम्प, सब्सिडाइज रेट पे उनको मिल पाए। फिर क्या देना? फार्मर्स को देना ऐसे एवेन्यू ताकि वो जो भी लैंड ऐसे उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है, बैरन लैंड है, उसमें भी अगर आप उस लैंड को ठीक कर रहे हो तो सोलर पावर लगाओ ताकि आपका क्या हो पाए? एनर्जी जनरेशन हो पाए। अब बैरन लैंड का समझ लो ऐसा पार्ट है जो एरिया बहुत समय तक सूखा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, वहाँ ऐसा कोई साइन नहीं लगता कि वेजिटेशन होगी। उस एरिया के लिए भी स्कीम में साफ तौर पे फार्मर्स को बोला गया है कि अगर बैरन लैंड यूटिलाइज करने जा रहे हो तो वहाँ भी सोलर पावर प्लांट आपको लगाना है, ठीक है।
अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स पे। अब क्या क्या कंपोनेंट है स्कीम के वो समझते हैं। कह रहा कंपोनेंट ए क्या है। कंपोनेंट ए में आपको 10,000 मेगावाट का सेटअप करना है डिसेंट्रलाइज ग्राउंड और स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी बेस पावर प्लांट। अब फार्मर यहाँ पर क्या करेगा, वो इंस्टॉल करेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। कहाँ पर, अपने लैंड पर, इंडिविजुअली चाहे ग्रुप के साथ। सोलर पैनल भी लगाएगा जो भी कल्टेबल लैंड्स हैं। अच्छा, डिस्कॉम जो है वो सोलर पावर को एट फीड इन टैरिफ करके परचेज कर लेगा, जो भी सेटअप किसके द्वारा की गई है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा। फिर प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव भी हैं एट 40 पैसा किलोवाट। जो भी लेस हो, चाहे 40 पैसा हो, चाहे 6.60 लाख हो, जो भी साल में आपको सस्ता पड़े, कम पड़े, वही आपका इंसेंटिव होगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। ध्यान से सुन जाओ, पूरा पूरा ये इस कंपोनेंट ए है। यहाँ प्रोजेक्ट साइट जो होगी वो नियर सब स्टेशन आपका 5 किलोमीटर होना चाहिए, इसमें लगाया जाएगा। तो फार्मर क्या कर रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट अपनी ही लैंड पे लगवा रहा है। ठीक है। कंपोनेंट बी वाला कैसे सेलेक्ट होगा, इसमें 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए जाएंगे, इंडिविजुअल फार्मर की मदद की जाएगी। इसकी कैपेसिटी 15 HP होएगी और उसके साथ साथ जो ग्रिड है उसकी सप्लाई जो है इज़ नॉट अवेलेबल। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रख लेना, बड़े बात समझ लेना कि जो भी इंडिविजुअल फार्मर है उसको जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसको पूरी तरह से ऐसा करा जाएगा कि भाई उसको पूरी तरह से मदद मिल जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा देखो जी, सेंटर और स्टेट जो है ना उसका शेयर है टू शेयर 30% पंप कॉस्ट को हर कोई, यानी सेंटर प्लस स्टेट 30% कॉस्ट ये भी लें, 30% कॉस्ट ये भी लें। किस चीज़ के लिए, पंप की कॉस्ट के लिए। फार्मर को रिमेनिंग 40% जो है उसके लिए लोन लिया जाएगा, 40% के लिए, ध्यान रखना। फिर कह रहा है ऐसे हिली रीजन्स में, आइलैंड वगैरह में जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% का है और स्टेट गवर्नमेंट को 30% सब्सिडी मिलेगी, फार्मर को 20% मिलेगी। इन केस स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पोजीशन में नहीं है कि वो सब्सिडी 30% की दे पाए, तो फार्मर को फिर भी फार्मर अपना सोलर पंप सेटअप कर सकता है सेंट्रल फंड के असिस्टेंस के तहत। CFA क्या था, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। बात समझ रहे हो। फिर एक कंपोनेंट सी है, यानी यहाँ पर 35 लाख ग्रिड जो है कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप है, इसमें फीडर लेवल सोलराइजेशन है, उसको भी पूरी तरह से सोलराइज किया जाएगा। इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन किया जाएगा, यानी जो भी इंडिविजुअल हैं उनके ग्रिड जो कनेक्टेड है एग्रीकल्चर पंप विल बी सपोर्टेड टू सोलराइज पंप। जो सोलर PV कैपेसिटी है अप टू 2 टाइम्स पंप की कैपेसिटी को बढ़ाए और फार्मर यूज़ कर पाए जनरेटेड सोलर पावर को, ताकि वो इरिगेशन नीड फुलफिल कर पाए, एक्सेस सोलर पावर को डिस्कॉम्स में बेचा जा सके, ये सारे काम हो सकें। और सेंटर प्लस स्टेट इसके लिए 30% का लगाए, बाकी 40% लोन के तहत काम करें। उसके बाद जो फीडर लेवल सोलराइजेशन है, तो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सोलर पंप्स आप क्या करो, एग्रीकल्चर फीडर्स को सोलराइज कर दो। यानी कि एग्रीकल्चर फीडर अलग नहीं है, इसके लिए भी लोन जो मिलेगा फीडर सेपरेशन के लिए वो नाबार्ड ही लगाएगा। और फर्दर जो भी आप अगर सेपरेट वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के लिए। मिक्स किया जाएगा, सोलराइज मतलब हर जगह सोलर पावर प्लांट ही इंस्टॉल करा जाएगा, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। मतलब आप देखो इस पूरे मुद्दे में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि पूरा मकसद है सरकार का कि सोलराइज कर दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इस पूरी स्कीम में देखो, PM कुसुम की पूरी स्कीम में यही था, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो यहाँ पर पूरी इस तरह से कोशिश है कि सोलर कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए, क्योंकि देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं ना इसके। इरिगेशन के लिए फ़ायदा हो जाएगा, आपकी इतनी एक्सपेंसिव जो लगती थी एनर्जी, बिजली की खपत जो होती थी वो ठीक होगी। दूसरा, आपको सब्सिडी भी दे रहा है सरकार, ठीक है ना, इससे डिस्कॉम की जो फिनेंशियल हेल्थ है वो भी ठीक होगी, फार्मर्स को भी एक्सेस मिलेगा, वो सब्सिडाइज में सोलर पंप ले सकते हैं, तो वो भी एक आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए कहा है ना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है,
सो गाइज व्हाट आई एम डूइंग टुडे, एज वी हैव कंप्लीटेड अगस्त की पूरी फुल मैगजीन, ठीक है, तो आई एम शेयरिंग दिस मैगजीन विद यू गाइज ऑन दी टेलीग्राम लिंक, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं आपको भेज रही हूँ लिंक, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। वैसे शेयर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू प्लीज़ गो एंड ओपन दैट डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से लिंक को कैरी कर सकते हो। मैं फिर भी इसमें डाल देती हूँ, बाकी मैं ये आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, ठीक है। So guys, thank you so much for listening. Tomorrow we'll start the mains answer writing which we have just completed. तो मेंस आंसर राइटिंग भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे के लिए हम आगे मैं आपको जो भी सूचनाएं होंगी मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।